टेक्नोलॉजी। को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। द सेम फेजेस यूज्ड इन, जो फेजेस हमारे पास SPLC में यूज होते हैं सेम वही फेजेस इसमें सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। जो एक प्रोजेक्ट जितना भी होता है उसको स्पेशलाइज करने के लिए कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका प्रोजेक्ट कैसे बना है, उसके अंदर काम कैसे चला है, किस तरह से करते हैं। लेट्स सी सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमारे पास जितने भी इसके जो फेजेस हैं उन सबको 1 by 1 करके हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहले आता है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा गोल क्या है, क्या पर्पज है, क्या किस तहत के काम के तहत हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें सबसे मेजर काम जब इंटरप्राइज इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है वो EISP का आता है। EISP स्टैंड फॉर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंटरप्राइज का जहां भी वर्ड आ जाएगा ये बिजनेस के साथ डीलिंग करवाएगा। हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी टोटली डीलिंग करता है बिजनेस के साथ कि बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कैसे मैनेज करते हैं, चीजों को कैसे लेकर चलते हैं, ये उसके मुताबिक डीलिंग करते हुए हमें आगे से आगे मूव करवाता है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी एनालिसिस इज परफॉर्म। जितना भी फिजिबल एनालिसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है इसका काम आगे से आगे ले जाने के लिए, ताकि हमारा काम बेटर वे में परफॉर्मेंस शो करवा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसका नाम है एनालिसिस। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फेज आर स्टडी। इन्वेस्टिगेशन फेज से जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं उनको 1 by 1 करके हम स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसी आर प्रोग्राम्स अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स एंड करंट थ्रेट्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल्स के जितने भी एनालिसिस आती है सिक्योरिटी पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनका करंट थ्रेट देखते हैं कि उनके पास उस टाइम उन्हें किस चीज से खतरा महसूस हो रहा है, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के बाद एसोसिएटेड कंट्रोल, उनका कंट्रोल किस चीज के ऊपर ज्यादा आता है, कि वो किस लिंक के साथ काम करते हुए अपने कंट्रोल को देखते हैं। इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ रेलिवेंट लीगल इश्यूज दैट कुड इम्पैक्ट डिजाइन ऑफ द सिक्योरिटी सोल्यूशन। रिस्क मैनेजमेंट टास्क विंग। अब जब एनालिसिस हम कर रहे हैं उसने 1 by 1 हर चीज का एनालिसिस करना है। उसने इन्वेस्टिगेशन फेज का भी एनालिसिस करना है, उसने सिक्योरिटी पॉलिसीज का भी करना है, फिर उनके बाद उनके रेलिवेंट जितने भी लीगल इश्यूज आए हैं उनका भी करना है, रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना है कि रिस्क कहाँ काम कर रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। अब आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। जब साफ जार है इन्वेस्टिगेशन हो गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद एनालिसिस हो गया कि हाँ हम ये काम आया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, किस तरह हम इस काम में रहते हुए इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर डिजाइन तैयार किया जा सकता है, इस डिजाइन को अपने बिजनेस आइडिया में लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। फिर हम आते हैं लॉजिकल डिजाइन के ऊपर। लॉजिकल डिजाइन वो डिजाइन होता है जिसको हमने यूजर के सामने पेश करना होता है, उसके ऊपर स्टडी फिजिबिलिटी करवानी होती है कि डिटरमाइन करने के लिए क्या ये जो है प्रोजेक्ट हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको बंद कर दिया जाए, इसके ऊपर देखते हुए हम वर्क कराते हैं। नंबर 1 पे क्रिएट्स एंड डेवलप्स ब्लूप्रिंट्स फॉर इंफॉर्मेशन। क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं जितने भी ब्लूप्रिंट्स बनते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज एक्शन प्लान। कौन कौन से इंसिडेंट किए जाते हैं? कंटिन्यूटी प्लान, इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज एंड डिजास्टर रिकवरी। कंटिन्यूटी प्लान क्या होती है कि ऐसे प्लान जो कि हमारे सिस्टम के अंदर चला रहे हैं कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, काम को कैसे लेकर चल रहा है, उसके अंदर प्लानिंग किस तरह से जा रही है। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स कौन से होते हैं? वैसे रिस्पॉन्स आते हैं जो किसी चीज के ऊपर इंसिडेंटली यानी कि एक्शन लिए लेते हैं। डिजास्टर के ऐसा डिस्कवरी प्लान के जो हमने किसी काम को रोक के किया हुआ कि हाँ ये काम हो गया, इसके बाद इस काम को हम दोबारा चला सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं।
ये तो था आइडिया जो हमने भी सोचा था, अब उसको फिजिकली डिजाइन में लेकर आना है, जिस फिजिकल डिजाइन के थ्रू हमें लोगों को शो करवाना है। नीड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इज वैल्यूएटेड, अल्टरनेट्स आर जनरेटेड एंड फाइनल डिजाइन इज सिलेक्टेड। जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है उसको बनाना पड़ता है, उसके अल्टरनेट्स को जनरेट करना पड़ता है, फाइनल डिजाइन को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा जो फाइनल डिजाइन है क्या वो सिलेक्टेड हो गया है, हम उसके अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, यस हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर आखिर में हम फिजिबिलिटी स्टडी को देखेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली यही है कि एनालिसिस करता है वन बाय वन एक ऑर्गेनाइजेशन के फेज के अंदर रहते हुए। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन में आती है सिक्योरिटी सोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, टेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड टेस्टेड अगेन, कि जितने भी सिक्योरिटी सोल्यूशंस हैं वो हमें रिक्वायर होंगे, उनको हम वन बाय वन करके टेस्ट करेंगे, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देन इम्प्लीमेंट करने के बाद अगेन टेस्टिंग करके देखेंगे कि जो हमने काम किया है क्या वो प्रेफरेबल हो गया है। फॉर एग्जांपल हमें एक गेमिंग प्रोजेक्ट दिया गया है, हमने गेमिंग प्रोजेक्ट अपने बिजनेस के अंदर उसको देखा कि हमने जो काम किया क्या उसके अंदर जो आइडिया सोचे वो बिल्कुल ठीक सोचे थे, उनके ऊपर हमने प्लानिंग करते हुए वर्क कर लिया, अगर कर लिया इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसको टेस्ट करेंगे। अगर उसमें कोई एरर आया है तो उसको अगेन टेस्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसको अगेन टेस्ट करेंगे क्या हमारा जो काम है आइदर वो सही वर्क किया है कि नहीं किया। पर्सनल इश्यूज एवेल्युएटेड किए जाते हैं, वैल्यूएशन की जाती है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्टेड किए जाते हैं, ये सारा काम हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं इंटायर टेस्टेड पैकेज इज प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल, कि फाइनल अप्रूवल के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, तमाम पैकेज को एक बार करके इकट्ठा उसको टेस्टिंग फेज से गुजारना पड़ता है ताकि हमारा जो काम है वो बेहतर वे से परफॉर्म हो सके। इस पूरे सिस्टम को हम एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को गुजारते हैं टेस्टिंग फेज से। इस टेस्टिंग फेज को हम गुजारते हुए अपने प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को फाइनल अप्रूवल के लिए, ताकि हम लोग अपने डाटा को आगे पहुंचा सकें, आगे एंड तक लेके जा सकें। अब आते हैं मेंटेनेंस एंड चेंज पे। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज गिवन द चेंजिंग थ्रेट इन्वायरमेंट, के हमारे पास थ्रेट ऐसे कोई आ जाते हैं, कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो हमारे पास कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑफन रिपीटेशन एंड रिजॉल्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ कॉन्स्टेंट ड्यूल विद एन अनसीन एडवर्सरी, मतलब ऐसा कोई भी सिचुएशन आ सकती है कि जो आपको अनसीन आपने सोचा ही नहीं था, लेकिन आपके प्रोग्राम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या आपके बिजनेस जो आइडियाज हैं उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें कोई चेंजिंग ला सकें, उसके मुताबिक चेंजिंग लाते हुए उसमें वर्क कर सकें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट adoption as new threats emerge and old threats emerge। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो बेसिक काम यही होता है कि हमने पिछले थ्रेड्स और अगले थ्रेड्स पे हमने मर्ज करते हुए इसका काम करना है कि हमने इसको बेसिक देखना। मेंटेनेंस एंड चेंज, इंप्लीमेंटेशन, फिजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, ये सारे फेजेस जो थे इन सब में से गुजर के हमने तैयार किया सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो हमारे सिक्योरिटी एक सिस्टम को यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को जिस सिक्योरिटी की जरूरत है उसको हम सिक्योर करने के लिए इस सिस्टम को है नंबर 1 पे इन्वेस्टिगेट किया कि हमारा जो आइडिया है वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हम इस आइडिया को सही तरीके से आगे पहुंचा पा रहे हैं। नंबर 2 पे हमने एनालिसिस किया, 1 बाय 1 करके ईच स्टेप पे हमने उसकी एनालाइजेशन की ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो आइडिया है वो करेक्ट है कि नहीं। फिर हमने लॉजिकल डिजाइन यानी कि उस डिजाइन के बारे में सोचा, लोगों के साथ डिस्कस किया, उसको फर्दर वर्किंग में लेकर गए। फिर हमारे फिजिकल डिजाइन के ऊपर हमने वो डिजाइन पेश किया जिस डिजाइन को हमने लोगों के सामने लेकर आना है। अब जब हमने इस डिजाइन को फिजिकली लेकर आ गए तो साफ ज़ाहिर है उस डिजाइन के अंदर हमें अब सिक्योरिटी की जरूरत भी महसूस होती है। फिर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने डिजाइन को और उसके अंदर किन चेंजेस एंड फैसिलिटीज को देखा जाता है। फिर हमने पूरा पैकेज टेस्ट करना होता है, उसके अंदर देखना है कि कोई एरर तो नहीं फाइनल अप्रूवल के लिए। देन हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे, अगर उसमें कोई चेंजिंग आ जाए तो उसको चेंज करते हैं एनवायरमेंट के साथ कर सकते हैं। एट द एंड ई बिजनेस, हाउ बिजनेस इज यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखें ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस हम कैसे वर्क करते हैं, इसमें बिजनेस में जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको हम लोग किस तरह से यूज करें, इसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्लोबल ई बिजनेस डिस्कशन। इसमें हमारे पास आता है बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। पहले बिजनेस प्रोसेस देखते हैं। वर्क फ्लोज ऑफ मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सेट ऑफ एक्टिविटीज, स्टेप्स में बी टाइड टू फंक्शनल एरियाज आर बी क्रॉस इन फंक्शनल आ जाते हैं। वर्क फ्लो जितना भी जा रहा है वो मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि एक ही मटेरियल के ऊपर जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन बननी चाहिए और उसके अंदर नॉलेज वगैरह आना चाहिए। सेट ऑफ एक्टिविटीज आप जितनी परफॉर्म करें उनका स्टेप्स जो देख रहे हैं 1 बाय 1 सब चीजों को हमने देखना है। मे बी टाइड टू फंक्शनल एरियाज आर बी क्रॉस फंक्शनल, इनको हम लोग एक फंक्शनल एरिया में जोड़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इनका क्रॉस फंक्शनल के एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ हम लोग जोड़ क्रिएट करते हैं, उसके अंदर देखते हुए फर्दर चीजों को आगे से आगे लेकर जाते हैं। अब आते हैं
businesses पे can be seen as collection of business process। हम business processes की जितनी भी collections हैं क्या हम उनको देख सकते हैं? yes, हम उनको देख सकते हैं। उसके मुताबिक देखते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास ये business मौजूद है, इसके अंदर इतनी collection हुई है, इतना काम हुआ है या इतना हमने इस टाइप का डाटा किया है, इसकी वर्किंग जितनी लेकर हम लोग गए इसको हम लोग देखते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज। यस, बिजनेस प्रोसेस एसेट्स और लाइबिलिटीज बन सकती हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे पास मौजूद है, हमारा अपना माल, और लाइबिलिटीज जो हमें किसी दूसरे के वाजिबात देने होते हैं, उन चीजों को हमने देखना होता है, उसको हम लोग लाइबिलिटीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है examples of functional business processes: manufacturing and production, sales and marketing, finance and accounting, human resources। मैन्युफैक्चरिंग में आती है असेंबलिंग करनी, हमने प्रोडक्ट जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करके रखना, उनको इकट्ठे मिला के चलाना। आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स, हमने सेल्स एंड मार्केटिंग में हमें ये पता हो कि हमने किस कस्टमर को दिया, किस तरह से हम लोग लेके जा रहे हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में ये पता हो कि क्रिएट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को देखते हुए चीजों को वर्क करवाना है। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या करते हैं, जहाँ पे भी HR का वर्ड आ जाए तो इट्स मीन इसका मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी सर्विसेज देना, या फिर उनको टाइमली हमें उनकी पेमेंट पे करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनके वर्क आवर्स को देखते हुए चीजों को आगे लेके जाना। बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enhance business processes in two main ways. Number one, increasing efficiency of existing process, enabling entering new process that are capable of transforming the business. Increasing efficiency of existing processes यानी कि वो पोजीशन ऑफ टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल में POS से मराद होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, कि ऐसा आपने स्टेप उठाना है जो मैनुअली आपने वर्क करना है कि आप पॉइंट ऑफ सेल पे जा रहे हैं और जाकर हमने चीज खरीदे वापस करें, मतलब उसकी पेमेंट दी। लाइक जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमें पता है हमने ये चीज खरीदनी है, हमने फॉर एग्जांपल नमक ही खरीदना, हम नमक खरीदेंगे, नमक खरीद के हमने उसके पैसे पे किए और काम खत्म हो गया, ये मैनुअली हमारा काम हुआ। अब हम आते हैं इजिली एंटायरिंग न्यू प्रोसेस दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द बिजनेस। अब हमने ये वाली जो चीज थी ना, एक तो या तो हमने ये एक एज कस्टमर देखी, या फिर अगर हम दूसरी बात करें अपने जो बिजनेस की टर्म में, तो बिजनेस की टर्म में हमने जिस जगह पे डील करेंगे वो माल हमारे तक पहुंचा देंगे। जब हम ये पूरे सिस्टम को पहले हम कैपेबल बनाते हैं बिजनेस को ट्रांसफर करने में, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास चीजें कौन सी मौजूद है, क्या हमारा इतना सरमाया है या एसेट है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को आगे से आगे मूव कर सकें या हम अपने बिजनेस को चला सकें। चेंज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, replace sequential steps with parallel steps, eliminate delays in decision making। कि हमने फ्लो, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो है हमने उसको एक सीक्वेंस के साथ चलाना है, फिर उस सीक्वेंस को हमने रिप्लेस करना है पैरेलल स्टेप के साथ, एक के बाद एक स्टेप का एक दूसरे के साथ। जितने भी डिलेज होंगे उनकी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प आउट मिलेगी। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इंटरनल मेमोज एंड BPO, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके बारे में फ्लेक्सिबल, आपने उनके बारे में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हुए चीजें लेनी, इंटरनल मेमोज बनाने हैं, BPO बिजनेस पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं कि पहले से ही मौजूद हमारे पास सिस्टम होता है उसको वर्क करवाता है। नेक्स्ट हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हम लोग ग्लोबली किसी सिस्टम को देखते हैं तो हमने देखना है पहले हमारा बिजनेस प्रोसेस क्या, ठीक है, फिर देख लिया कि बिजनेस में हमने उन कलेक्शन को देखना है, फिर उनके अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जिनको मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया कि एसेट्स वो हमारे पास हमारा माल होता है, हमारा कैपिटल होता है, जो हमारे पास हमारी चीजें मौजूद हैं उन्हें हम एसेट का नाम देते हैं। लाइक हमारा अपना फर्नीचर भी है वो भी एसेट्स है। लाइबिलिटीज आ जाती हैं, वो चीजें आ जाती हैं, तो ये वो चीजें अपनी लाइबिलिटीज में जो हम वाजिबात आते हैं जिनको हम करते हैं। फिर उसके बाद आती हैं एग्जांपल्स में, जब हमने देखा हमने मैन्युफैक्चर भी करना है, सेल भी करना है, फाइनेंस भी इनका देखना है और HR भी देखना है, इन सारे प्रोसेसेस को देखते हुए हम अपना एक बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ग्लोबली सब चीजों में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है या तो मैनुअल हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्टेप से, मेरा मैनुअल था पहले, मैनुअल से ऑटोमेटिक स्टेप्स में हम लेके, फिर उसको हम जब बिजनेस में लेकर आए तो हमने देखना हमारा पहली चीजें कौन सी मौजूद है, कौन सी नई चीज डाल के हमने उसको न्यू में इन्वेंट किया है। ये था हमारा ग्लोबल हमारे पास ई बिजनेस सिस्टम। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव जिसमें मुकाबला तन हमें किसी दूसरे के साथ हमारा जो है मुकाबला होता है और उसके जरिए में हमें क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं, किन फायदों को देखना पड़ता है। साफ सारा अगर कोई हमारा कंपटीटर होगा तभी हमें ये होगा कि हमें ये एडवांटेज सबसे ज्यादा यही होता है कि हम अपनी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना रिजल्ट बेटर से बेटर ला सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास कंपटीटिव एडवांटेज में आती है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंसेज ऑफ बिजनेस यूनिट्स बाय परफॉर्मिंग सेंट्रलाइज एंड कोर कॉम्पिटेंस आ जाते हैं। कहता है कि जब भी आप लोग किसी बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी स्ट्रेटेजीज और जितने भी कॉम्पिटिशन है कोर कॉम्पिटेंस उनके मुकाबले उन सबको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किन चीजों को वो बिल्ड कर रहे हैं।
परफॉर्मेंसेस को बिल्ड करने के लिए वो किन चीजों को सहारा ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास एनालिटिक्स आ जाती है कि व्हेन आउटपुट ऑफ सम यूनिट्स यूज्ड एज इनपुट टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास पूल मार्केट्स एंड एक्सपर्टाइज आ जाती हैं। जब आउटपुट एक ही यूनिट का सेम हम यूज कर रहे हैं इनपुट और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी वही सेम बना रही है, तो क्या वो मार्केट में इनपुट लेकर आ रही है, क्या इनपुट को किस तरह से यूज करके आउटपुट लेके आ रही है, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है, किन चीजों को यूज करके आगे से आगे वर्किंग के लेके जा रही है। मार्जिन ऑफ गूगल एंड मोबिटाइल मार्जिन, इसमें एग्जाम्पल यही है कि गूगल का जो मार्जिन चल रही है या उसकी जो हमारे पास पब्लिसिटी चल रही है वो किस हवाले से चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस क्या होते हैं, एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर relies on knowledge, experiences and sharing this across business units, EGIS to create central core competence। सबसे पहले तो एक एक्टिविटी करवानी है, एक्टिविटी फॉर विच फर्म इज वर्ल्ड क्लास लीडर। वर्ल्ड क्लास से क्या मराता है कि ऐसा लीडर हो जो पूरी दुनिया के साथ डीलिंग कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास लीडर का नाम देते हैं, उस एक्टिविटी के साथ डीलिंग करानी है, ऐसी एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म करानी है। रिलायज ऑन नॉलेज, रिलाय सबसे पहले किस पे करना है, नॉलेज पे। एक्सपीरियंसेस, हमें एक्सपीरियंसेस का पता हो, हमें उस पर यकीन हो। एंड शेयरिंग दिस अक्रॉस बिजनेस यूनिट, अब जितनी भी ये चीज हमारे पास मौजूद है इसको हम जितना भी हमारा बिजनेस यूनिट है उस सबके साथ हम लोग इस चीज को शेयर करेंगे अपनी कंपटीशन बढ़ाने के लिए। EGIS टू क्रिएट सेंट्रल कोर कंपटीशन, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्रिएट करता है सेंट्रल कोर, यानी कि एक ऐसा यूनिट बनाता है कंपटीशन को देखते हुए कि हमारा सिस्टम कैसे डील कर रहा है, हमारा सिस्टम कैसे उस यूनिट को लेके जा रहा है, उसकी क्या एबिलिटीज हैं, किस तरह से वो इम्प्रूव कर रहा है। अब आते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज पे, जिसमें नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं और हमारे पास ये सारा सिस्टम चलता है नेटवर्क बेस्ड और इकोनॉमिक्स में। हमारे पास पहले तो हम देखते हैं नेटवर्क बेस्ड स्ट्रेटेजीज। टेक एडवांटेज ऑफ फर्म्स एबिलिटीज टू नेटवर्क विद ईच अदर, इंक्लूड यूज ऑफ नेटवर्क इकोनॉमिक्स, वर्चुअल कंपनी मॉडल, बिजनेस इकोसिस्टम। पहले तो हम इन दो को देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसने कहा कि हमें ये एडवांटेजेस मिलते हैं एक एबिलिटी को जब नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, उसमें आ जाता है नेटवर्क इकोनॉमिक्स आ जाती हैं, और फिर उसके बाद वर्चुअल कंपनी मॉडल। जब नेटवर्क का वर्ड है तो ये मैंने पहले भी बताया था कि नेटवर्क होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। जब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ फोन कॉल के थ्रू, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क में इकोनॉमिक्स देखते हैं, वो क्या ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स आ जाती है। law of dissemination returns, the more any given resources is applied to production, the lower the marginal gain in output until a point is reached where the additional inputs produces no additional output। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात वो ये करता है कि ये डिजामिनेशन के लॉस को रिटर्न करवाता है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है कि आपको ऐसे रिसोर्सेज देने हैं जो कि अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और लोअर मार्जिन गेन इन आउटपुट, जितना भी मैनेजरियल होगा मार्जिनल होगा उसको आउटपुट में गेन किया जाता है। अनटिल अ पॉइंट इज रीच, जब तक हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते वेयर द एडिशनल इनपुट प्रोड्यूस नो एडिशनल आउटपुट। बेसिक मीनिंग ये हुआ कि हमने अपनी जो आउटपुट है उसको अचीव करना है हाई मीनिंग में, लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन लोअर हुई तो हमें क्या होगा, हमें लोअर आउटपुट मिलेगी, और हमें अपने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने इनपुट को इंक्रीज से इंक्रीज करना होगा ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें एडिशनल आउटपुट। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लोअर इनपुट हो तो हम उसमें ना कोई, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी से मरा दी हमारे पास बजट आ जाता है कि हमारा बजट कैसा चल रहा है, चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं एडिशनल आउटपुट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क इकोनॉमिक्स के पॉइंट आते हैं। बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिंग न्यू participant almost zero with much greater managerial gain, value of community growth with size, eBay value of software grows as installed customer base grows, continue with products and more user support। अब इसमें कहते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन नेटवर्क, managerial cost of adding new participant almost zero which much greater than managerial gain। बता कि बिजनेस जितना भी मॉडल आप ऐड करें उनका यही होता है कि आपका नेटवर्क बेस होना चाहिए, उनको ऐड करते हैं नए पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि ऑलमोस्ट वैल्यू जीरो होती है, और ग्रेटर किससे होगी, मैनेजरियल गेन करने के लिए। उनका वैल्यू जितनी भी होगी कम्युनिटी की वो किसके साथ ग्रो करती है, साइज के साथ। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैल्यू जो है कम्युनिटी की इंक्रीज करनी शुरू कर देती है। वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर गेन एज इंस्टॉल्ड कंप्यूटर बेस
कस्टमर बेस हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर की वैल्यू वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिससे से कस्टमर डिपेंड करते हैं कि हमारी वैल्यूज ग्रो करें और अपने कितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रो करके स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाया जाता है। ये था नेटवर्क इकोनॉमिक्स। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेट का मतलब ही ये होता है कि हमने उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसी चीज का उसके ऊपर वर्क करना होता है, यानी कि सिलेक्शन करनी होती है। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं। मोर प्रोडक्टिव देन फॉर्मिंग अ होल सिस्टम। ये हमारे पास प्रोडक्टिवली वर्क करती है। किसी भी सिस्टम के अंदर जाने से पहले उसकी करेक्शन करने पहले एलिमिनेट हम कर देते हैं कंप्लीटली तमाम मैनुअल हैंडलिंग को। इन्फॉर्मेशन करने से पहले ऑनर आर लार्जर फंक्शनैलिटी देन द सिंपल सम ऑफ एप्लीकेशन। के एक सिंपल सम, एक ही चीज को अचीव करने के लिए हम उसका सम निकालते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सिनेरियोस हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको हमने जज करना है, एक न्यू एप्लीकेशन बनाना, उसके अंदर पिछली वन का निकालना। अब आते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं कॉमन लैंग्वेज को। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेशनल सिस्टम एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली वर्क करती हैं, जो सिस्टम को मूव करवाने में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड देयर फॉर फंक्शनल एप्लीकेशंस, के उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके जरिए अपनी फंक्शनल एप्लीकेशंस को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कनेक्शन a complicated structure arise as regard the application to application connection, के application 2 और फर्स्ट के जो कनेक्शन होंगे उनको साथ में देखिएगा कि पहला एप्लीकेशन क्या थी, दूसरी एप्लीकेशन जो हमने बनाई, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस आए, किस तरह से उसने आगे मूव करवाया है। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कौन कौन से आने चाहिए। कॉमन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ डिस्पेंसर सरप्लस which denotes that the information about everything is collected only once, ideally from the source, and sent to every process which is ready to use it। कि हमें जितने भी सोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, उनको डोनेट करने से पहले हम हर सोर्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि जो सोर्स है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, और तमाम प्रोसेसेस को देंगे जो कि पहले इसको यूज करते हैं। यूनिक कलेक्शन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन सेंडिंग, हम एक यूनिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं फिर उनको सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यूनिक मीडिया कलेक्शन, हमारे पास मीडिया कलेक्शन क्या होती है, काम कैसे लिया जाता है, इनको इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करती है। कॉमन टूल्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर, कौन से बेसिक हमने टूल लगाने हैं उनको ताकि हम अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका प्रोसीजर चला सकें। अब डायलॉग प्रोसीजर यानी कि वन बाय वन कैसे किन स्ट्रेटेजीज को देखते हुए हमने सिस्टम को वर्क करवाना होता है। इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, अब इसके अंदर 1957 में क्या हुआ था, इन द यूएसए अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी, APICS, A फॉर अमेरिकन, P फॉर प्रोडक्शन, I फॉर इन्वेंट्री एंड C फॉर कंट्रोल, S फॉर सोसाइटी, ये स्टैब्लिश की गई थी किसके लिए, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के किसी भी प्रोडक्शन को देखते हुए। लेट 50 में क्या किया गया था कि असेसमेंट बनाई गई थी तमाम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, जिसमें मटेरियल हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लानिंग आई थी, इसका स्टैंडर्ड्स यूज करता था। compete आ जाती हैं हमारे कंप्यूट एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीक्वेटली फ्लेक्सिबल डिमांड ऑन कमोडिटीज क्या आ जाती हैं, कमोडिटी उनको कैसे करें, चीज़ों को कैसे अचीव करें, उनका गोल क्या है MRP का। अब आते हैं इन्वेंट्री रिडक्शन पे। इन्वेंट्री रिडक्शन क्या है, वेयर हाउसेज में किस तरह से हमने इंटरलूप को चीज़ों को आगे लेते हुए चलना है। एक्यूरेट किस तरह से हमने डिफाइन करने हैं अपने सप्लाई ऑफ टाइम मटीरियल्स क्या होंगे, सेमी फंक्शनल क्या होंगे, प्रीसाइज किस तरह से हमने अपने डिटरमाइन करनी है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उनका यूजेज क्या होना चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकली हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। फास्टर रिएक्शन अंडर इन्वायरमेंटल चेंजेस, के हमारे इन्वायरमेंटल माहौल के अंदर क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उनको चेंजेस देखते हुए हमने उस सिस्टम को कैसे वर्क कराना है। अब उसके बाद हमने जो सारा काम कर लिया इन तमाम स्टेजेस को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कंट्रोल करना। इन्वेंट्री भी कर ली, एक्यूरेट चीज़ें भी देख ली, उनके पास प्रीसाइज डिटरमाइनिंग भी कर ली कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक, फिर उनका यूजेज भी चेक कर लिया, फास्टर रिएक्शन भी देख लिया, कंट्रोल भी कर लिया। इंडिविजुअल स्टेजेस, तमाम स्टेजेस को हमने वन बाय वन करके कंट्रोल भी कर लिया। अब 1964 में क्या आया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम थी उसको इंटीग्रेट कराया गया फंक्शन को परचेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कमोडिटीज नेक्स्ट ईयर्स फर्स्टली क्रिएटेड मेनली फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेज एंड फॉर सीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच, के इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के अंदर रहते हुए हमने कैसे अपने सिस्टम को आगे से आगे मूव करवाया। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट। कौन कौन से इंटीग्रेटेड में हुआ है? तो 1989 पे आ जाते हैं। 1989 में MRP2 यानी कि मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर रहते हुए एक ग्रेट सिस्टम बनाया था जिसने कॉमनली यूज किया था कि हमारा पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है। कॉमनली हम इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड MRP2 में क्या किया गया था? रिलेशनशिप बनाया गया था पिछले का नए के साथ, और उस रिलेशनशिप को रिटेल एंड होलसेल में यूज किया गया था। 90s में तमाम फंक्शन को प्रोसेसेस करवाया गया था। स्टैंडर्ड MRP इट टेकन अकाउंट तमाम स्फीयर जितने भी मैनेजमेंट है उसको कंडक्टेड करती है प्रिपरेशन के साथ, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग बनाती है। बिसाइड्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या था कि देयर वर ह्यूमन रिलेशन बनाना था, फाइनेंशियल फ्लॉज, एग्जीक्यूटिव मटेरियल जितने भी हैं वो सारी चीजों को देखते हुए आगे लेकर जाया जाता है। अब आते हैं मिड 90 में। 90 में क्या हुआ था? 1990s के जो स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास इंटरप्राइज जो रिसोर्स प्लानिंग थी उसको अप्रूव नहीं किया जा सका था। इसका मेन पर्पज ये था कंप्लीट करती है इंटीग्रेशन का तमाम लेवल की मैनेजमेंट के साथ कंपनी के। ERP में तमाम प्रोसेसेस जितने भी है ना प्रोडक्शन के वो इंक्लूड थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, उनकी इंटीग्रेशन कराई गई डिफरेंट एरियाज में, फिर उनकी सक्सेस को देखा गया, इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, उनका डायरेक्ट एरियाज क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इनकी अपडेशन क्या है, रियल टाइम के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल है कि नहीं। एडिशनली हम अपना प्रोसीजर कैसे मूव करवा सकते हैं, क्या हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल चीजें इंक्लूड करनी है, आइदर इन सब चीजों को हमने 90s में देखा गया था। अब आते हैं ERP के एरियाज के ऊपर कि ERP किन एरियाज में हमारे लिए बेनिफिशियल आती है। नंबर 1 पे है कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज कैसे देती हैं? डेटाबेसेस इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, EDI ट्रांसफर टू ई डॉक्यूमेंट्स में इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस को देखते हुए हम अपने डाटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लाइंट्स का डाटा कैसे ले रहे हैं, उनका ऑर्डर कैसे ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। अब प्रोडक्शन पे आते हैं, होलसेल सर्विस आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटीरियल, फिर रोज आ जाती है स्टैब्लिश टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल के हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल कैसे चल रहा है, हम लोग काम को कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने कॉस्ट को कैसे लेके जा रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस में अकाउंटिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स का फ्लॉज आ जाता है, किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, किस तरह से कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट्स को जरूरतों को पूरा करें, ये फाइनेंस में था। अब लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन में क्या था कि हमने इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और VRM को देखा था, जिसमें हमारा रिलेशनशिप सप्लाई चेन में तो हमें पता है कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है कि हमारे जो सप्लायर्स के साथ बनता है, CRM में कस्टमर्स के साथ बनता है, VRM में वेंडर्स के साथ बनता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं। अब बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या आता है कि इंक्रीज करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनली हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा जा रहा है, फिर रैपिड हमारा रिस्पॉन्स, तेजी से हमें रिस्पॉन्स क्या आता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट इजीली वर्क करके जा रही है। इंक्लूड एनालिटिकल टूल्स टू वैल्यूएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हमारा टूल किस तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है? नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसेस पर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आ जाती है। जो नेटवर्क आता था उसमें हमने कहा कि प्रोक्योर करना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है उसके मुताबिक उसको एक नई प्रोडक्ट में लेके जाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर अपस्ट्रीम में हमने क्या करना है, उस फंड को सप्लाई करना है, फिर सप्लायर से आगे प्रोसेस में लेके जाना, उनको ट्रांजेक्शन कराना है। डाउन स्ट्रीम में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल कर लिया तो अब हमारा मेन काम सिर्फ एक रह गया, इसको कस्टमर तक पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइक सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ जाती है। कंट्रैक्ट सप्लायर में आते हैं नाइक, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि इनको डाउन स्ट्रीम के ऊपर ले जाते हुए वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो क्या करते हैं, इनएफिशिएंटली कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट के हमारा इनएफिशिएंटली वो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी की प्रॉब्लम आ गई है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो कॉस्ट को जो है वो कट कर लेते हैं, जो कि 25% जो आता है एक्सपेंसेस जो कि उसमें से कट कर दिए जाते हैं। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही है कि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो जस्ट इन टाइम होना चाहिए, कि आप विद इन टाइम उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स अराइव एज दे नीडेड, जैसे जैसे उन्हें जरूरत होती है हम उसको पहुंचाते जाते हैं, और फिर उस गोल को शिफ्ट किया जाता है आफ्टर लिविंग असेंबली लाइन के, ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस गोल को अचीव किया जाता है। अब आते हैं सेफ्टी स्टॉक पे। सेफ्टी स्टॉक क्या है? बुफर फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई चेन, कि हमारे पास जितनी भी सेफ्टी है हमने स्टॉक हमने सेफ्टी के साथ रखना है ताकि हमारा जो स्टॉक है वो उसको सर्वाइव करवाया जा सके। अब आते हैं बुलविक information about product demand gets restored as it passes from one entity to next across supply chain। एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें एक
डिसऑर्डर्ड करना पड़ता है, एक सिस्टम को एक से मूव से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं सप्लाई चेन एंड प्लानिंग में आ जाते हैं। सिस्टम में मॉडल एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, डिमांड प्लानिंग, ऑप्टिमाइजिंग securing manufacturing plan, establish inventory plan, identifying transport models, and supply chain execution system, manage flow of control, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड वेयर हाउसेज के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कैसे जा रहे हैं, क्या वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, हमारा मॉडल सिस्टम क्या है, डिमांड हमारी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हमने सप्लाई चेन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही चीज़ें हमारी बेसिक बना के हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं और उसके अंदर हम अपने इंटरप्राइज के थ्रू यानी कि बिजनेस डीलिंग करते हैं और अपने आइडियाज़ को सिक्योर करते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसमें हमने देखा था इकोनॉमी, नेटवर्क इकोनॉमी को, जिसके अंदर ये पॉइंट भी आए थे वर्चुअल कंपनी मॉडल। अब हम वर्चुअल कंपनी मॉडल को डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल कंपनी मॉडल है क्या। वर्चुअल कंपनी स्ट्रेटेजी के अंदर works to ally with other companies to create and distribute products without being limited by traditional organizational boundaries or physical locations, e.g. e-punk managers production shipments of garments for major fashion companies, outscoring all work to over 7500 सप्लायर्स। वर्चुअल कंपनी जितनी भी है वो यूज करती है ऐसा नेटवर्क जिसके जरिए हम दूसरी कंपनी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की किसी भी लिमिट के अंदर रहते हुए, यानी कि हमारी कोई भी लिमिट और बाउंड्रीज है उसके अंदर रहते हुए हम अपनी फिजिकल लोकेशंस के अंदर अपनी कंपनीज के साथ क्या है वो काम कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है बिल्कुल लुक लाइक का रियल हमने चीज दिखानी होती है और इसमें यानी कि ऑनलाइन भी हमें 7500 सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं जो चीज़ों को आगे से आगे मूव करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इकोसिस्टम, इसी को हमने इधर भी पढ़ा था, ये इसकी कैटेगरी है बिजनेस इकोसिस्टम। व्हाट इज बिजनेस इकोसिस्टम? इंडस्ट्री sets of firms provide related services and products. Microsoft platforms used by thousands of firms for their own products. Walmart's order entry and inventory management system. अच्छा, अब बिजनेस इकोसिस्टम क्या है? कुछ ऑनलाइन सर्विसेज का जिक्र आएगा, कुछ इसमें ऐसे सिस्टम्स बताया जाएगा कि काम कैसे चलता है। ये इंडस्ट्री कहता है कि सेट ऑफ फर्म्स प्रोवाइडेड रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, एक जो इंडस्ट्री है वो हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम चीजों को आगे से आगे हम अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स फॉर देयर ओन प्रोडक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म क्या है? ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम मल्टीपल फर्म्स जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकती हैं, इन चीज़ों को आगे से आगे मूव करवा सकती हैं। वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट एक ऐसी जगह है जहां हम ऑर्डर करते हैं एंट्री, अपनी एंट्रीज को ऑर्डर किया जाता है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम की इन्वेंट्री बनाई जाती है, स्टॉक जो मौजूद होता है कि कितनी चीजें आई, फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, कितना स्टॉक अब मौजूद है, हमने एंट्री इनकी साथ साथ करते हुए अपने बजट सिस्टम को चलाना होता है। नेक्स्ट आता है कीस्टोन फर्म्स डोमिनेट इकोसिस्टम एंड क्रिएट प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय अदर फर्म्स। ये इकोसिस्टम के अंदर ही आता है कि हमें ऐसी फर्म क्रिएट करनी है जिसमें हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करना दूसरे फर्म्स के लिए कि वो अपनी डोमिनेट कर सकें उन चीज़ों को कि हमारे पास ये चीज़ है या दूसरे के पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीचे फर्म्स क्या? रिप्लाई ऑन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय कीस्टोन फर्म। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें तो हमने डोमिनेशन के लिए उसको क्रिएट किया था। नीचे फर्म में क्या आता है? ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो कि इसका जवाब दे सके, रिप्लाई कर सके कि हमारे पास हाँ जी ये प्रोडक्ट्स थी, हमने इसको वाकई इस तरह से यूज करते हुए चलाया है। इंडिविजुअल फर्म्स कैन कंसीडर हाउ IT विल अनेबल देम टू बिकम प्रॉफिटेबल। नीचे प्लेयर्स इन लार्जर इकोसिस्टम की हमारा जो इंडिविजुअल है फर्म क्या एक अकेली फर्म के काबिल हो सकती है कि वो वर्क कर सके? यस, इंडिविजुअल फर्म जो है वो कंसीडर करती है कि हमारे पास हाई इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इस काबिल है कि हमें इसे प्रॉफिटेबल बना सके, और जितने भी हमें रिप्लाई में फर्म दे रही है जैसे नीचे प्लेटफॉर्म से नाम दिया जाता है तो उसके मुताबिक में हम अपना एक बड़ा सा इकोसिस्टम बना सकें और उसको जवाब दे सकें। अब इसके अंदर जो हमें नई चीज देखने को मिल रही है एडवांटेजेस के अंदर, अब इसके अंदर यूजिंग सिस्टम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस।
पहले जो हमने देखा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखे थे, अब हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैनेजमेंट इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज आते हैं? सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम एनालिसिस, मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जब आती है सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसा सिस्टम बनाना जिसके जरिए हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स can relatable and copy strategic system. Competitive advantage is not always sustainable. System may become tools for survival के ऐसे tools हम create कर रहे हैं जो survive कर सके हमारे प्रोडक्ट को। कि कंपटीटर जो होते हैं या तो वो रिलेट कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक सिस्टम की कॉपी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी कॉपी करके मार्केट में आगे से आगे सेल करते हैं, जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं रहता, हमारे लिए यूज के काबिल नहीं रहता। और इस सिस्टम के थ्रू हमें क्या होता है, बहुत से सर्वाइव करना पड़ता है या ऐसी बहुत सी चीजों को सहना पड़ता है जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती है, जो हमारे सिस्टम को डैमेज दे रही होती है, टफ टाइम दे रही होती है। हमें ऐसी बहुत सी चीजों के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए सर्वाइवल टाइम बनाती है, हमारा कंपटीटर एडवांटेज जो बनाती है वो हमें ज्यादा ज्यादा देती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम एनालिसिस। अब ऐसा पहले तो हमने जो एक बना लिया सिस्टम बना लिया, हमारे किसी ने चोरी कर लिया सिस्टम हो सकता है, या अब ये है कि वो जो इंडस्ट्री में परफॉर्म कर चुके हैं इसकी जो चेन है, ये इसका हाफ सिस्टम जो है वो किसी के हाथ लग गया, तो उसने आगे से आगे सिस्टम को कैसे यूज किया। नंबर 1 पे हमारे पास यही आता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव फोर्स, व्हाट आर द वैल्यू चेन फॉर दिस फंड। वो कहता है कि ये जो कंपटीटर होता है उनको यही रहता है कि हमारे साथ वाले जो है वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, उनका कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या है, क्या वो वैल्यू चेंज यूज कर रहे हैं इस फंड के लिए, किन चीजों को वो यूज करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम अपनी फर्म के लिए यूज करेंगे ताकि हमारी जो फर्म है वो ऊपर जा सके, या हम अपनी फर्म को एक मार्केट में एक गुडविल दिलवा सकें। तो वो ये ऐसी चीजें कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर हम एक चीज लेकर आए तो वो उसके अल्टरनेट लाजमी दूसरी ऐसी चीज आएंगी जिसका इंटरेक्शन जो होता है कस्टमर उसकी तरफ कर लेता है। मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन आ जाती है। अब हमारे पास स्ट्रेटेजिक, हमने ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें ट्रांजेक्शन कर सके, ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं उनके एक जगह से दूसरी जगह पर अपने सिस्टम को कैसे भेज रहे हो, या एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी चीजों को कैसे मूव करवा रहे हो। अडॉप्टिंग strategic systems requires changing in business goals, relationship with customers and suppliers and business processes। अब ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना है जिसके जरिए हम ऐसी चेंजिंग कर सकें कि हम अपने गोल को अपने मीट कर सकें, इजीली हम उस गोल तक पहुंच सकें, हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ना करनी पड़े। हमारे कस्टमर जो सप्लायर्स हैं या बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनके लिए हम ऐसा रोल एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो कि हम उस गोल को अचीव कर सकें, उनको आगे से आगे मूव करवा सकें। ये थे हमारे इश्यूज। नंबर 1 पे आता है स्टनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसमें हमारी स्ट्रेटेजी चोरी होने का डर होता है। परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक सिस्टम के हमारी जो स्ट्रेटेजी एक मार्केट में आ चुकी थी उसके बाद वो अगला जो होता है वो उस पर अटैक कर सकते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन, अब हमने अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं उनको ऐसे स्ट्रेटेजीज को प्लान करना है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी है वो इजीली टाइमली हो सके, उन्हें किसी और का वेट ना करना पड़े, या फिर हमारी ट्रांजैक्शन उसकी वजह से डिपेंड असरअंदाज ना हो, डिफेक्ट ना हो। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट का मतलब ही ये होता है कि हमने उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसी चीज का उसके ऊपर वर्क करना होता है, यानी कि सिलेक्शन करनी होती है। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं। मोर प्रोडक्टिव देन फॉर्मिंग अ होल सिस्टम, ये हमारे पास प्रोडक्टिवली वर्क करती है। किसी भी सिस्टम के अंदर जाने से पहले उसकी करेक्शन करने पहले एलिमिनेट हम कर देते हैं कंप्लीटली तमाम मैनुअल हैंडलिंग को। इन्फॉर्मेशन करने से पहले ऑनर आर लार्जर फंक्शनैलिटी देन द सिंपल सम ऑफ एप्लीकेशन, के एक सिंपल सम एक ही चीज को अचीव करने के लिए हम उसका सम निकालते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सिनेरियोस हमारे पास क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको हमने जज करना है, एक न्यू एप्लीकेशन बनाना, उसके अंदर पिछली वन का निकालना। अब आते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं कॉमन लैंग्वेज को। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेशनल सिस्टम एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली वर्क करती हैं जो सिस्टम को मूव करवाने में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज
एंड देयर फॉर फंक्शनल एप्लीकेशंस के उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनके जरिए अपनी फंक्शनल एप्लीकेशंस को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कनेक्शन a complicated structure arise as regard the application to application connection के application 2 और फर्स्ट के जो कनेक्शन होंगे उनको साथ में देखिएगा कि पहला एप्लीकेशन क्या थी, दूसरी एप्लीकेशन जो हमने बनाई उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, किस तरह से उसने आगे मूव करवाया है। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कौन कौन से आने चाहिए, कॉमन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ डिस्पेंसर सरप्लस which denotes that the information about everything is collected only once, ideally from the source and sent to every processes which is ready to use it। कि हमें जितने भी सोर्सेज हैं वो दिए गए हैं उनको डोनेट करने से पहले हम हर सोर्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि जो सोर्स है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई और तमाम प्रोसेसेस को देंगे जो कि पहले इसको यूज करते हैं। यूनिक कलेक्शन सिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन सेंडिंग, हम एक यूनिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं फिर उनको सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यूनिक मीडिया कलेक्शन, हमारे पास मीडिया कलेक्शन क्या होती है, काम कैसे लिया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करती है। कॉमन टूल्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर, कौन से बेसिक हमने टूल लगाने हैं उनको ताकि हम अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका प्रोसीजर चला सकें। अब डायलॉग प्रोसीजर यानी कि 1 by 1 कैसे किन स्ट्रेटेजीज को देखते हुए हमने सिस्टम को वर्क करवाना होता है। इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, अब इसके अंदर 1957 में क्या हुआ था, इन द यूएसए अमेरिकन प्रोटेक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी, APICS, A फॉर अमेरिकन, P फॉर प्रोटेक्शन, I फॉर इन्वेंट्री एंड C फॉर कंट्रोल, S फॉर सोसाइटी, ये स्टैब्लिश की गई थी किसके लिए, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के किसी भी प्रोटेक्शन को देखते हुए। लेट 50 में क्या किया गया था कि असेसमेंट बनाई गई थी तमाम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए जिसमें मटीरियल हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लानिंग आई थी, इसका स्टैंडर्ड्स यूज करता था। कंपीट आ जाती हैं हमारे कंप्यूट एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एडिक्वेटली फ्लेक्सिबल, डिमांड ऑन कमोडिटीज क्या आ जाती हैं, कमोडिटी उनको कैसे करें, चीज़ों को कैसे अचीव करें, उनका गोल क्या है MRP का। अब आते हैं इन्वेंट्री रिडक्शन पे, इन्वेंट्री रिडक्शन क्या है, वेयर हाउसेज में किस तरह से हमने इंटरलूप को चीज़ों को आगे लेते हुए चलना है, एक्यूरेट किस तरह से हमने डिफाइन करने हैं अपने सप्लाई ऑफ टाइम मटीरियल्स क्या होंगे, सेमी फंक्शनल क्या होंगे, प्रीसाइज किस तरह से हमने अपने डिटरमाइन करनी है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उनका यूजेज क्या होना चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकली हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। फास्टर रिएक्शन अंडर इन्वायरमेंटल चेंजेस के हमारे इन्वायरमेंटल माहौल के अंदर क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं उनको चेंजेस देखते हुए हमने उस सिस्टम को कैसे वर्क कराना है। अब उसके बाद हमने जब सारा काम कर लिया इन तमाम स्टेजेस को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कंट्रोल करना। इन्वेंट्री भी कर ली, एक्यूरेट चीज़ें भी देख ली, उनके पास प्रीसाइज डिटरमाइनिंग भी कर ली कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक, फिर उनका यूजेज भी चेक कर लिया, फास्टर रिएक्शन भी देख लिया, कंट्रोल भी कर लिया। इंडिविजुअल स्टेजेस तमाम स्टेजेस को हमने 1 by 1 करके कंट्रोल भी कर लिया। अब 1964 में क्या आया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम थी उसको इंटीग्रेट कराया गया फंक्शन को परचेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कमोडिटीज नेक्स्ट ईयर्स फर्स्टली क्रिएटेड मेनली फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेज एंड फॉर सीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के, इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के अंदर रहते हुए हमने कैसे अपने सिस्टम को आगे से आगे मूव करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट, कौन कौन से इंटीग्रेटेड में हुआ है तो 1989 पे आ जाते हैं। 1989 में MRP2 यानी कि मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर रहते हुए एक ग्रेट सिस्टम बनाया था जिसने कॉमनली यूज किया था कि हमारा पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है। कॉमनली हम इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड MRP2 में क्या किया गया था, रिलेशनशिप बनाया गया था पिछले का नए के साथ और उस रिलेशनशिप को रिटेल एंड होलसेल्स में यूज किया गया था। 90s में तमाम फंक्शन को प्रोसेसेस करवाया गया था। स्टैंडर्ड MRP इट टेकन अकाउंट तमाम सप्लायर जितने भी मैनेजमेंट है उसको फंड कंडक्टेड करते प्रिपरेशन के साथ, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग बनाती है। बिसाइड्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या था कि देयर वर ह्यूमन रिलेशन बनाना था, फाइनेंशियल फ्लॉज, एग्जीक्यूटिव मटेरियल जितने भी हैं वो सारी चीज़ों को देखते हुए आगे लेकर जाया जाता है। अब आते हैं मिड 90 में क्या हुआ था, 1990s के जो स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास इंटरप्राइज जो रिसोर्स प्लानिंग थी उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता था। इसका मेन पर्पज ये था कंप्लीट करती है इंटीग्रेशन का तमाम लेवल की मैनेजमेंट के साथ कंपनी के। ERP में तमाम प्रोसेसेस जितने भी है ना प्रोडक्शन के वो इंक्लूड थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, उनकी इंटीग्रेशन कराई गई डिफरेंट एरियाज में, फिर उनकी सक्सेस को देखा गया, इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, उनका डायरेक्ट एरियाज क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, इनकी अपडेशन क्या है, रियल टाइम के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल है कि नहीं। एडिशनली हम अपना प्रोसीजर कैसे मूव करवा सकते हैं, क्या हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल चीज़ें इंक्लूड करनी है, आइदर इन सब चीज़ों को हमने 90s में देखा गया था। अब आते हैं ERP के एरियाज के ऊपर कि ERP किन एरियाज में हमारे लिए बेनिफिशियल आती है। नंबर 1 पे है कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज कैसे देती हैं, डेटाबेसेस। अब
अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, ईडीआई ट्रांसफर टू ई डॉक्यूमेंट्स में इंटरनेट एक्सेस को देखते हैं हम अपने डाटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लाइंट्स का डाटा कैसे ले रहे हैं, उनका ऑर्डर कैसे ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। अब प्रोडक्शन पे आते हैं, होलसेल सर्विस आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटेरियल, फिर रॉज आ जाती है, स्टैब्लिश टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंटरीज, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल के हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल कैसे चल रहा है, हम लोग काम को कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने कॉस्ट को कैसे लेके चल रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंस में अकाउंटिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स का फ्लॉज आ जाता है, किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, किस तरह से कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट्स को जरूरतों को पूरा करें, ये फाइनेंस में था। अब लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन में क्या था कि हमने इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और वीआरएम को देखा था, जिसमें हमारा रिलेशनशिप सप्लाई चेन में तो हमें पता है कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है कि हमारे जो सप्लायर्स के साथ बनता है, सीआरएम में कस्टमर्स के साथ बनता है, वीआरएम में वेंडर्स के साथ बनता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं। अब बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड आ जाती है, इसमें हमारे पास क्या आता है कि इंक्रीज करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनली हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा जा रहा है, फिर रैपिड हमारा रिस्पांस, तेजी से हमें रिस्पांस क्या आता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट इजीली वर्क करके जा रही है। इंक्लूड एनालिटिकल टूल्स टू वैल्यूएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में हमारा टूल किस तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसेस पर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आ जाती है। जो नेटवर्क आता था उसमें हमने कहा कि प्रोक्योर करना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है उसके मुताबिक उसको एक नई प्रोडक्ट में लेके जाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर अपस्ट्रीम में हमने क्या करना है, उस फंड को सप्लाई करना है, फिर सप्लायर से आगे प्रोसेस में लेके जाना, उनको ट्रांजेक्शन कराना है। डाउन स्ट्रीम में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल कर लिया तो अब हमारा मेन काम सिर्फ एक रह गया, इनको कस्टमर तक पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइक सप्लाई चेन, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ जाती है। कंट्रैक्ट सप्लायर में आता है नाइक, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि इनको डाउन स्ट्रीम के ऊपर ले जाते हुए वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो क्या करते हैं, इनएफिशिएंटली कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, के हमारा इनएफिशिएंटली वो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी के प्रॉब्लम आ गई है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो कॉस्ट को जो है वो कट कर लेते हैं, जो कि 25% जो आता है एक्सपेंसेस जो कि उसमें से कट कर दिए जाते हैं। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही है कि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो जस्ट इन टाइम होना चाहिए, कि आप विद इन टाइम उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स अराइव एज दे नीडेड, जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत होती है हम उसको पहुंचाते जाते हैं, और फिर उस गोल को शिफ्ट किया जाता है आफ्टर लिविंग असेंबली लाइन के, ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस गोल को अचीव किया जाता है। अब आते हैं सेफ्टी स्टॉक पे। सेफ्टी स्टॉक क्या है, बुफर फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई चेन, कि हमारे पास जितनी भी सेफ्टी है हमने स्टॉक हमने सेफ्टी के साथ रखना है, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो उसको सर्वाइव करवाया जा सके। अब आते हैं बुलविक information about product demand gets restored as it passes from one entity to next across supply chain, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें एक डिसऑर्डेड करना पड़ता है, एक सिस्टम को एक से मूव से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं सप्लाई चेन प्लानिंग में आ जाते हैं। सिस्टम में मॉडल एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, डिमांड प्लानिंग, optimizing securing manufacturing plan, establish inventory plan, identifying transport models, and supply chain execution system, manage flow of control, flow of products through distribution centers and warehouses, के distribution centers कैसे जा रहे हैं, क्या वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, हमारा मॉडल सिस्टम क्या है, डिमांड हमारी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हमने सप्लाई चेन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही चीज़ें हमारी बेसिक बना के हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं, और उसके अंदर हम अपने इंटरप्राइज के थ्रू यानी कि बिजनेस डीलिंग करते हैं और अपने आइडियाज को सिक्योर करते हैं। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।